नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के परिणाम ने पूरे देश में हलचल तेज कर दी है। इस बार किसी भी पार्टी को जनता ने बहुमत नहीं दिया। हालांकि एनडीए को 293 सीटें मिली हैं और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन के एक बयान ने सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आने के बाद अब सरकार बनाने की खींचतान जोर पकड़ चुकी है। वैसे तो एनडीए को 293 सीटें मिली हैं और इंडिया अलायंस को 234, लेकिन इस बार जनता ने किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं दिया है। यानी सरकार बनाने के लिए किंग मेकर्स पर सबकी निगाहें टिकी हैं और वो किंग मेकर्स हैं नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी। फिलहाल दोनों ही पार्टियां एनडीए में हैं और दिल्ली में हुई बैठक के बाद सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता भी चुन लिया गया। नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन इन तैयारियों के बीच झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन के एक बयान ने रांची से लेकर दिल्ली तक का सियासी पारा बढ़ा दिया है। देखिए, कोई चीज में संभावना को छोड़ना नहीं है ना। आगे आप लोग देखते रहिए क्या हो रहा है। सर, मीटिंग के बाद ही कल एनडीए की भी बैठक थी। उससे जब चंद्रबाबू नायडू निकल रहे थे तो उनसे पूछा गया कि क्या आप सपोर्ट करेंगे इंडिया अलायंस को या फिर एनडीए को छोड़ेंगे, तो वो कह रहे हैं कि हम चुनाव कैसे लड़ते अगर हम एनडीए का हिस्सा नहीं होते, हम एनडीए के साथ हैं। चंद्रबाबू नायडू ऐसा कह रहे हैं। हर समय तुरंत नहीं, क्या एक घटनाक्रम आते रहेगा, बदलते रहेगा। आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए। लोकसभा चुनाव में 240 सीट पाने वाली बीजेपी के पास बहुमत से 32 सीटें कम हैं। हालांकि एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी के सहयोग से बीजेपी आसानी से सरकार बना सकती है। लेकिन सीएम चंपाई सोरेन के बयान के बाद से एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं कि पीएम पद की शपथ से पहले क्या संभावनाओं का दौर अभी भी जारी है। हालांकि बीजेपी सीएम चंपाई के बयान से वास्ता नहीं रखती और दावा कर रही है कि एनडीए के सभी सहयोगी दल उसके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है और उनके साथ सहयोगी दल जो एनडीए के हैं वो सारे लोग हैं और तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी शपथ लेंगे और अच्छे ढंग से सरकार चलेगी। स्वाभाविक है कि हम जीते हैं झारखंड में। 14 में 9 सीट एनडीए को मिला है तो उत्साह उल्लास का माहौल है। हमारे सीट कुछ कम जरूर हुए हैं परंतु हमें इंडी गठबंधन से झारखंड में बहुत आगे हैं। दिल्ली के सिंहासन को लेकर झारखंड में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग छिड़ चुकी है। पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। अब इंतजार है 9 जून का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने झारखंड में जीत तो हासिल की है, लेकिन अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित सीटों पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसको लेकर बीजेपी समीक्षा बैठक कर रही है तो विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। में तो विचार करेगी, एक एक सीट का विचार करेगी। जहां भी हम हारे हैं वहां क्यों हारे, इसके पीछे कारण क्या था। मैं जानता हूं क्यों हारे। इसलिए हारे उस क्षेत्र में कि अफवाह फैलाया गया और ईसाई मशीनरियां उन क्षेत्रों में ज्यादा सक्रिय भाग लेकर लोगों को बहलाने का काम किया। निश्चित रूप से विधानसभा में इसका असर पड़ेगा और जिस तरह से सभी ट्राइबल सीटों पे ट्राइबलों ने भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम किया, समाप्त कर दिया, तो आने वाले जो विधानसभा है उस पर पड़ेगा। ये आक्रोश हेमंत सोरेन जी को जेल में बंद रखने का आक्रोश है। ये संविधान के साथ खिलवाड़ करने का आक्रोश है। ये आदिवासियों के साथ अन्याय करने का आक्रोश है। अब तो भारतीय जनता पार्टी को इसकी कीमत आने वाले विधानसभा में चुकानी पड़ेगी। देखिए, ट्राइबल एरिया में भारतीय जनता पार्टी कमजोर इसलिए हुई है कि सिर्फ ट्राइबलों को, आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी 10 सालों तक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। मणिपुर की घटना, हाथरस की घटना। गिरिडीह से इस बीच बड़ी खबर है, जहां एसीबी की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। घूस लेते मुखिया महावीर दास गिरफ्तार किए गए हैं। 9,000 रुपए घूस लेते मुखिया रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए हैं।
जमुआ के चरघरा पंचायत के मुखिया जो आरोपी बताए जा रहे हैं, अबुआ आवास योजना के नाम पर ये घूस ले रहे थे। आरोपी को धनबाद एसीबी की टीम अब ले जाएगी। ना सीधे पैसा कह लो ले पैसा ना लिए चाहिए ना। आजसू अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से एनडीए का नेता चुने जाने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में काम करेगा। इस दौरान उन्होंने अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की और तीसरी बार एनडीए सरकार बनने को लेकर बधाई दी। और इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, केंद्र में बनने वाली नई सरकार में बिहार से संभावित नामों की लिस्ट जो है वो सामने आई है। सवर्ण से संजय झा या ललन सिंह का नाम हो सकता है। इसके बाद बात करें अति पिछड़ा वर्ग से तो पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर, कुशवाहा जाति से अगर बात करें तो वाल्मीकि नगर से सांसद सुनील कुमार का यह हो सकता है नाम। संभावित मंत्रालय में कृषि, रेलवे हो सकता है। इसके अलावा जो खबर है, चिराग पासवान को भी कैबिनेट में दर्जा मिल सकता है। दलित नेता जीतन राम मांझी को भी एडजस्ट किया जा सकता है, जो खबर सामने आ रही है। कुर्मी समाज से कौशलेंद्र कुमार को भी जगह मोदी कैबिनेट में मिल सकती है। इसके अलावा दिलेश्वर कामैत सुपौल से सांसद है, उनको भी जगह मिल सकती है। तो ये संभावित लिस्ट मंत्री बनने वालों की, और साथ ही साथ किस तरीके से जो सवर्ण है या फिर बाकी जो दलित हैं, जो कुशवाहा से हैं, और ऐसे में कैसे एडजस्टमेंट होगा उसकी ये लिस्ट जो है संभावित सामने आई है। तो देखिए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहे हैं। और देखिए अब प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, जिसका समय और तारीख भी अब सामने आ चुका है। और इस बीच अब जेडीयू की अगर बात करें तो जेडीयू भी लगातार अपनी कह सकते हैं कि सशक्त भूमिका के साथ इस बार सत्ता सरकार का हिस्सेदार होगा। और आनंद अमृतराज हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। आनंद, अगर मोदी कैबिनेट की अगर बात करें तो जिस तरीके से एक एडजस्टमेंट करने की कोशिश की गई, जो संभावित नामों की लिस्ट है और उसमें बाकी जातीय समीकरण का भी ख्याल रखा गया है, इस लिस्ट पर क्या खबर है पूरी? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, अभी सूत्र के हवाले से ही ये खबर आई है कि 3 लोगों को मोदी मंत्री का मिल सकता है। और जो संभावित कुछ सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है, और संजय झा, ललन सिंह 2 जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, उनके नामों की चर्चा है। उसके अलावा एक अति पिछड़ा कोटा से रामनाथ ठाकुर, जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, उनके नाम की चर्चा है, जो कि बिहार में अति पिछड़ा समाज की संख्या लगभग 36% के आसपास होता है। और बिहार के चुनाव में अति पिछड़ा से 5 टिकट दिए गया था, जिसमें 4 जो अति पिछड़ा सांसद चुनकर आए हैं। तो रामनाथ ठाकुर एक बड़े चेहरे के तौर पे उभर सकते हैं। और इनके अलावा दिलेश्वर कामैत जो सुपौल से सांसद चुने गए हैं, वो भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। रामनाथ ठाकुर या दिलेश्वर कामैत, इस दोनों में से किसी एक को मौका मिल सकता है। इसके अलावा इस बार कुशवाहा कोटे से सुनील कुमार, जो वाल्मीकि नगर से सांसद चुन के आए हैं और दूसरी बार सांसद बने हैं, वो बैजनाथ महतो के बेटे भी हैं, जो दिग्गज नेता माने जाते हैं चंपारण के, उनके बेटे हैं और कुशवाहा जाति से आते हैं। इस पर 2 कुशवाहा सांसद चुनकर आए हैं जेडीयू से। तो पूरी खबर है कि पूरी जानकारी मिल रही है कि एक कुशवाहा। चलिए, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। और इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजमोहन जी, जो संभावित लिस्ट सामने आई है नामों की, इस लिस्ट को अगर देखा जाए तो क्या इसके मायने निकालने जाए और किस तरीके से सभी को एडजस्ट करने की कोशिश हुई है इसमें? देखिए, बहुत बड़ी बात यह होगी कि कास्ट का किस तरह से बैलेंस करते हैं, जातियों का अगड़ा और पिछड़ा जो समीकरण है उसका किस तरह से बैलेंस करते हैं, क्योंकि आने वाला चुनाव है बिहार में, जो विधानसभा, उसको नजर में रख कर सारा कुछ होगा। वहीं दूसरी तरफ जो एक महत्वपूर्ण बात यह होगी कि वैसे विभाग बिहार को मिलेंगे जो थोड़ा सा रोजगार इंटेंसिव हो, जिसमें से लोगों को नौकरी मिले, जिसमें से इंडस्ट्री लगे। तो इसमें कुछ खास नाम जिसका जिक्र आनंद ने भी किया था कि 2 जो संजय झा और ललन सिंह दोनों सवर्ण कोटा से आते हैं, एक ब्राह्मण है, दूसरा भूमिहार
समाज से आते हैं, इनमें से किसी एक का ही इसमें सामंजस्य हो सकता है इस पोर्टफोलियो में। वहीं दूसरी तरफ रामनाथ ठाकुर, जिनको चुनाव से पहले उनके पिता को, कर्पूरी ठाकुर को, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी थे, उन्हें भारत रत्न दिया गया, तो उनको भी शामिल किया जा सकता है। एक नाम यह भी है सुनील कुमार, जो वाल्मीकि नगर से दूसरी बार सांसद बने हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, तो उनको भी शामिल किया जा सकता है। और खास करके अभी मौजूदा परिप्रेक्ष्य में देखें तो कुशवाहा समाज की भूमिका किस तरह से बढ़ी है, ये सब हम अच्छी तरह से जानते हैं। और बिहार के लिए कृषि विभाग, जिसकी चर्चा लगातार होती रही है, क्योंकि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की काफी संभावना बिहार में है, तो शायद इसको भी शामिल किया जा सकता है। दो और नाम जिसकी चर्चा हुई है, एक जीतन राम मांझी, काफी वरिष्ठ नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और गया से सांसद हैं, दलित नेता हैं, उनको शामिल किया जा सकता है। मुसहर समाज से हैं, बिल्कुल समाज में हाशिए पे रहते हैं मुसहर समाज के लोग, तो एक बहुत बड़ा मैसेज भी देने की कोशिश करेंगे अगर इनको शामिल किया गया। चौथी बार सांसद बने हैं नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से आते हैं और उन्हीं की जाति से हैं, कुर्मी समाज से हैं। तो ये सारा कुछ जो संभावित चित्र एक हमें बनता हुआ दिख रहा है बिहार से, उसमें जातिगत समीकरण को किस तरह से बैलेंस किया जाता है, वो एक बहुत बड़ी बात होगी। इसमें अगड़ा हो गया, पिछड़ा हो गया, ओबीसी हो गया, तमाम जातियों को एक तरह से पिरो कर रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी केंद्र सरकार की और नीतीश कुमार की। अब ब्रजमोहन जी, सम्राट चौधरी का भी आज बयान सामने आया कि 2025 का जो चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, और जो इस बार मोदी कैबिनेट का स्वरूप समझ में आता है, क्या लग रहा है कि जेडीयू की ये बार्गेनिंग का है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की क्या सोच का है जिसमें ये एडजस्टमेंट किया जा रहा है? और जाहिर सी बात है कि इस बार संख्या भी मंत्रियों को लेकर के ज्यादा एडजस्ट होगी जेडीयू की। नहीं, देखिए, एक आम जो फार्मूला बन रहा है वो ये बन रहा है कि 4 अगर सांसद हैं तो उसके पीछे 1 मंत्री बन सकते हैं। तो बिहार का अगर देखें तो जदयू की बात करें तो इनके पास 12 सांसद हैं, तो 3 मंत्री तो बनना बिल्कुल ही लाजमी है। वहीं दूसरी तरफ एलजेपी की तरफ आप ध्यान दें तो उनके 5 सांसद हैं। चिराग को महत्वपूर्ण विभाग मिल सकता है, वो विभाग जो उनके पिता कभी होल्ड करते थे। श्रम मंत्रालय उनके पास था, इस्पात मंत्रालय उनके पास था, और भी बहुत जितने महत्वपूर्ण मंत्रालय हो सकते, बहुत से मंत्रालय को उन्होंने संभाला था। तो एक कैबिनेट का दर्जा मिल सकता है। हालांकि हमें जानकारी यह भी मिली कि चिराग की तरफ से कोई इस तरह का जाहिर नहीं किया गया कि उनको कौन सा विभाग चाहिए, लेकिन यह बात तय है कि चिराग को जिस तरह से 100% उसका स्ट्राइक रेट रहा है एलजेपी का, तो उसका फायदा निश्चित तौर पर चिराग पासवान को मिल सकता है। कुछ विभागों की भी डिमांड की गई है इन पार्टियों की तरफ से, जो बिहार की पार्टियां हैं, कि मोदी सरकार में हमें ये विभाग चाहिए और इसका भी एडजस्टमेंट होगा। देखिए, बिहार एक कृषि बेस्ड इकोनॉमी है। बिहार की जो अर्थव्यवस्था है, तो यहां कृषि का डिमांड इसलिए भी होता है कि कृषि बेस्ड जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है बिहार में, उसकी काफी संभावना रहती है। तो एक कृषि मंत्रालय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक और विभाग जिसकी चर्चा हमें करनी चाहिए वो है जल शक्ति मंत्रालय, क्योंकि बिहार में आप देखते हैं कि इतनी नदियां और पूरा जो नॉर्थ बिहार है वो बाढ़ में डूबता है। तो इसमें निवेश की काफी संभावना है और उसमें किस तरह से नदियों का प्रबंधन किस तरह से हो, इसका भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होगा। तो इसको लेकर भी हो सकता है कि बातचीत हो सकती है। जल शक्ति मंत्रालय पहले यहां रहा नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन इंपॉर्टेंट है बिहार के हिसाब से। और खास करके नदियों को जोड़ने की जब बात करते हैं, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर की बात करते हैं, तो उसमें यह विभाग काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक और नाम जिसकी चर्चा होनी चाहिए, दिलेश्वर कामत, ये सुपौल से सांसद हैं, ये डीआरएम रह चुके हैं, रेलवे में डीआरएम रह चुके हैं। तो क्या इनकी भूमिका हो सकती है, तो इसकी भी चर्चा कहीं न कहीं हो रही है। जो राजनीतिक गलियारा, इस तरह के जो नाम है, हमने जो 5-6 नाम गिनाए हैं, इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन फाइनल ये जो प्रेरोगेटिव होता है, ये जो विशेषाधिकार होता है, ये प्रधानमंत्री का होता है। मुख्यमंत्री जो नाम यहां से भेजेंगे उस पर विचार होगा तमाम पहलुओं पर, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। थोड़ा टीडीपी का जिक्र कर लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिन विभागों का आपने नाम लिया, चाहे वो जल शक्ति मंत्रालय की बात करें, कृषि मंत्रालय की बात करें, टीडीपी की भी कुछ अपनी जो कह सकते हैं कि पसंदीदा मंत्रालय है, उसका नाम उन्होंने रखा है। तो क्या लग रहा है कि अगर टीडीपी भी अपनी बात रखती है, इधर से जेडीयू भी अपनी बात रखती है, तो इसमें कहीं कोई एडजस्टमेंट में गड़बड़ी आएगी? नहीं, इसकी संभावना बहुत कम इसलिए बनती क्योंकि आप देखें, चंद्रबाबू नायडू काफी सीजन्ड एक पॉलिटिशियन है, और नीतीश कुमार भी पिछले कैबिनेट में, जब अटल बिहारी वाजपेयी का कैबिनेट हुआ करता था, तो दोनों ही काम कर चुके हैं। दोनों को काफी अनुभव है, वर्षों का अनुभव रहा है अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में काम करने का। हालांकि उन्होंने नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में काम नहीं किया है। तो आप कह सकते हैं अनुभव की दृष्टि से
इस तरह की संभावना मुझे कहीं भी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तब भी इनके रिश्ते काफी अच्छे रहे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नायडू को उन्होंने काफी साथ दिया। तो निश्चित तौर पे दोनों जो अभी साथ में चल रहे हैं, चाहे जेडीयू के लोग हों या टीडीपी के लोग हों आंध्र के, तो दोनों से अच्छे रिश्ते रहे हैं नरेंद्र मोदी के। और इसमें मुझे कोई संभावना नहीं लगती है कि आगे की जो यात्रा होगी सरकार बनने के बाद उसमें कहीं कोई इस तरह की कठिनाई सामने आएगी। जेडीयू ने अपनी जो पसंदीदा विभाग की बात है या फिर जो नाम है उनको रखा है, जो एलजेपीआरवी है उसने भी रखा है, हम की तरफ से भी रख दिया गया है। लेकिन जो जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है, और इस एंगल से अगर बात करें जिन विभागों का बंटवारा या फिर जो नाम जातीय समीकरण, बीजेपी के अगर एंगल से देखें तो बीजेपी को किस तरीके से इसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है? क्या 2025 में भी बीजेपी इस फायदे को भुनाएगी? देखिए, जब हम बिहार की बात करते हैं तो हम सिर्फ बीजेपी की बात नहीं करते, हम बीजेपी प्लस नीतीश कुमार की बात करते हैं, जिसका आपने रिफ्लेक्शन यहां भी देखा। जो लोकसभा चुनाव अभी संपन्न हुए हैं, दोनों पार्टियों को 24 सीटें आई हैं। हालांकि अपेक्षा काफी ज्यादा थी, जो 4-5 सीटें गई हैं, किन वजहों से गई हैं इनकी समीक्षा भी होगी निश्चित तौर पे। लेकिन जब ये घोषणा आज हो चुकी है कि 25 का जो चुनाव होगा बिहार में वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो ये सिर्फ महज एक लीडरशिप की बात नहीं है। दोनों ही जो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और जदयू, दोनों ही जो सामाजिक और राजनीतिक एक जो आधार है, एक जो बेस है समाज में, उसको शेयर करते हैं। काफी हद तक इनके बीच में कॉमनैलिटी, मतलब काफी हद तक समानता रही है। तो दोनों पार्टी मिलके ही डिसाइड करेंगे कि किस तरह से आगे जाया जाए। चलिए, बिल्कुल ब्रजमोहन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है और उस बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से है, और एक खबर यह है कि कैबिनेट में झारखंड से जो संभावित नाम है वो भी अब सामने आ रहे हैं। तो देखिए, पत्ते खुलते जा रहे हैं। अन्नपूर्णा देवी को जगह जो है वो मोदी कैबिनेट में मिल सकती है इसके साथ। और दूसरा नाम देखिए, तो कैबिनेट में इनको जगह मिल सकती है। और एक खबर जो सूत्रों के हवाले से है, झारखंड से खबर सामने आ रही है जिसमें अन्नपूर्णा देवी के नाम की चर्चा जो है वो तेज है कि इनको शामिल मोदी कैबिनेट में किया जा सकता है। तो अन्नपूर्णा देवी और झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, थोड़ी देर पहले बिहार से संभावित जो नाम है वो सामने आया, झारखंड से अन्नपूर्णा देवी, और क्या और भी कोई नाम है? देखिए, अभी जो नाम सामने आ रहा है वो अन्नपूर्णा देवी का नाम सामने आ रहा है। अन्नपूर्णा देवी जो ओबीसी समाज से आती हैं, और 2019 में जब उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता था तो उनको केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल था उसमें शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया था। तो अब ये संभावनाएं बनती जा रही हैं कि अन्नपूर्णा देवी हैं, उन्हें जो है मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकता है। अन्नपूर्णा देवी को चूंकि वो राज्य की जो सरकार रही है उसमें भी मंत्री रही हैं, लगातार वो विधायक रही हैं और अभी दूसरी बार वो सांसद बनी है। तो ये संभावनाएं बन रही हैं कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है, क्योंकि झारखंड से 1 या 2 जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह बनती है। तो अब दूसरा कौन सा चेहरा होगा, लेकिन अभी जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से वो आ रही है कि अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है। चलिए, बिल्कुल। और अन्नपूर्णा देवी के अलावा भी जो संभावित नामों की अगर चर्चा आप कह रहे थे कि बहुत ज्यादा संभावना नहीं है, लेकिन अन्नपूर्णा देवी के पीछे का जो फैक्टर है वो क्या मालूम पड़ता है, उनको जगह देने की जो कवायद बीजेपी ने की है? देखिए, जो झारखंड है उसमें आदिवासी की प्रमुखता से जो है पॉलिटिक्स होती है, आदिवासी वर्ग का जो है इन्फ्लुएंस है, लेकिन उसके बाद जो चर्चा होती है वो ओबीसी समाज की चर्चा होती है। और यहाँ आपने देखा कि किस तरीके से जो हेमंत सोरेन की सरकार थी उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर एक कार्ड फेंका था, और कहीं ना कहीं उनको कुछ क्षेत्रों में फायदा भी हुआ है। तो बीजेपी कोशिश करेगी कि जो ओबीसी तबका है उसके वोट बैंक में जो है सेंधमारी न हो हेमंत सोरेन की। तो ये कोशिश होगी। अन्नपूर्णा देवी जो लंबे समय तक जो है आरजेडी में रही हैं, लालू प्रसाद की काफी करीबी मानी जाती रही हैं, और जब नरेंद्र मोदी का जो दूसरा कार्यकाल था, दूसरी जो सरकार थी 2019 में जब वो चुनाव जीती तो उन्हें सीधे केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह दी गई। हालांकि वो केंद्रीय राज्य मंत्री रही, लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि उनके जो है पद में भी कहीं ना कहीं इजाफा हो सकता है। उन्हें स्वतंत्र प्रभार का जो है मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन ये जरूर खबर है कि उन्हें जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह मिलेगी। झारखंड से दूसरे जो मंत्री के तौर पे शामिल थे अर्जुन मुंडा,
ट्राइबल और ओबीसी चेहरा दो जो है 2019 की जो सरकार थी नरेंद्र मोदी की, उसमें झारखंड से 2 मंत्री थे, लेकिन अर्जुन मुंडा चुनाव हार चुके हैं और चूंकि 5 आदिवासी जो सीट है वहां से कोई भी नुमाइंदा जो है इस बार जो है सांसद नहीं बना है, तो अभी फिलहाल जो है ओबीसी चेहरे की बात हो रही है। आने वाले दिनों में अब ये देखना होगा कि दूसरा चेहरा क्या हो सकता है। फिलहाल जो है अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है और जब मंत्रिपरिषद विस्तार होगा तो शायद दूसरे चेहरे की भी जगह बनेगी। चलिए, बिल्कुल दिवाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। एक बार फिर से ब्रजमोहन सर के पास लौटते हैं। ब्रजमोहन जी, हम चर्चा कर रहे थे जो बिहार के जो लीडर्स हैं, जो पार्टियां हैं और जो संभावित नाम की जो चर्चा है वो चल रही थी, तो इस बीच अब आगे की रणनीति क्या तैयार होगी और कितना वक्त लगेगा सारी चीजें अब फाइनल हो जाने में? एक बात हम कर लेते हैं, हमारे साथ आनंद अमृतराज भी जुड़े हैं और बिहार को वर्षों से ये कवर कर रहे हैं। जो बारीकी है जातियों की वो कितनी जरूरी रहती है आनंद? अगर हम बिहार की बात करें तो जातियों को साधना बहुत जरूरी है बिहार में। देखिए, इस बार के लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि कुछ जातियों की नाराजगी एनडीए की तरफ दिखी, जिसका असर भी चुनाव परिणाम में दिखा और 40 में 40 सीट आया था, इस बार घटकर 30 आ गया। इस बार जेडीयू की पूरी कोशिश रहेगी और बीजेपी की। इस बार देखिए ज्वाइंट एफर्ट लगाया जाएगा और एनडीए की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि ऐसा जातीय समीकरण साधकर मंत्रालय दिया जाए ताकि बिहार का जातीय समीकरण भी सधे और बिहार को फायदा हो। जैसे हमने आपको बताया, आपने भी कुछ पहले जिक्र किया था, कौशलेंद्र जो 4थे बार सांसद बनेंगे और नीतीश कुमार के गृह जिला से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं। इसके पहले आपको याद होगा कि 2019 के जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, आरसीपी सिंह जो इसी जाति से आते हैं और उन्हें कैबिनेट में जगह मिली। तो एक मैसेज देने की लॉकुस की पार्टी मानी जाती है। दोनों को बैलेंस किया जाएगा। कब तक ये संभावना कब तक है कि मतलब नीतीश कुमार की तरफ से फॉर्मल एक मतलब कुछ देखिए डिटेल नाम दिया जाए इस तरह का? देखिए, कई जगह ये खबर चल रही है कि नीतीश कुमार ने इस विभागों का डिमांड किया या फिर ये चेहरे, ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि एनडीए मजबूती से 5 साल चले, इसकी पूरी व्यवस्था की है। हम इस वक्त राहुल सिर्फ जो संभावित नाम है, जो प्रमुख नाम है, प्रोमिनेंट नाम है, जिसको लेना एक तरह से सामाजिक समीकरण को साधने के हिसाब से, एरिया के इंपॉर्टेंस के हिसाब से, कास्ट के महत्व के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो उन नामों की यहां चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आनंद ने बताया कि नीतीश कुमार की तरफ से अभी तक कोई फॉर्मल उस तरह का नाम नहीं दिया गया, लेकिन ये सब कुछ नाम है जो राजनीतिक गलियारे में लगातार चर्चा में बने हुए हैं ना। बिल्कुल, देखिए कुछ ऐसे नाम है जिसको आप खारिज नहीं कर सकते हैं। ललन सिंह, संजय झा, ये 2 ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार के, हाँ बिल्कुल। और उसके अलावा आपको जातीय समीकरण के हिसाब से साधना है, अति पिछड़ा और कुशवाहा समाज से एक नेता को मौका मिल सकता है। दिलचस्प होगा, लेकिन जैसा कि आपने इसके पहले भी जिक्र किया था कि 4 पर 1 मंत्री का, उसमें 12 में 3 की संभावना बनती है, तो उसमें जातीय समीकरण साधने की भी पूरी कोशिश की जाएगी। साथ ही ऐसे मंत्री भी बनाए जाएंगे 2025 को सामने रख के होगा। उसके अलावा सर एक बात और भी है ना कि 2025 के पहले ऐसे मंत्री बनाए जाएंगे जो बिहार के लिए वाकई में काम कर सके और प्रूव कर सके, और इसमें कुछ नाम है जिनकी चर्चा लगातार। बिल्कुल, उन्हीं मंत्रियों को शामिल किया जाएगा, उन्हीं जातियों से जिसका प्रभाव बिहार में ज्यादा है, जो वोट, जो नाम के हिसाब से वोट को भी कन्वर्ट कर सकें पार्टी के हित में। ये बहुत ही जरूरी होगा, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सिर्फ नाम के लिए किसी को शामिल नहीं किया जाएगा राहुल। चलिए, बिल्कुल ब्रजमोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए। तो देखिए, ये हम खबर बता रहे थे बिहार से जो संभावित नाम है, उन नामों को भी बताया हमने, और अन्नपूर्णा देवी का भी इस बीच नाम झारखंड से सामने आया कि उनको भी मोदी कैबिनेट में जगह जो है वो मिल सकती है। एक ब्रेक का वक्त हो चला।